Let me share my screen. Good morning, ma'am. Yeah, good morning. So, yes, please confirm when it's visible. Yes. Yes, ma'am. It's visible, ma'am. तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि Salesforce is a CRM. Okay. So आज हम लोग Salesforce के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे एंड ये भी आज का हमारा थोड़ा थियोरेटिकल सेशन ही रहेगा एंड जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आज हमारा थियोरेटिकल पार्ट एंड कल से सब अपने लैपटॉप के साथ में बैठेंगे, ठीक है, जो भी अभी अपने फोन से ज्वाइन करते हैं क्योंकि कल से हमारा प्रैक्टिकल चीजें स्टार्ट होंगी. ओके. So till now we have discussed Salesforce is a CRM and it caters to all the requirement that a salesperson can have. Okay. But Salesforce is a lot more than we think. Initially Salesforce as a CRM start हुआ था, but जैसे जैसे Salesforce famous होता गया, so it start launching its product and captured the maximum market. Can you guys tell me some examples of Salesforce product? किसी को भी जो भी आइडिया है कि हाँ ये Salesforce के प्रोडक्ट हैं हम लोगों ने सुने हैं. Black tableau. These two are used mostly, which are acquired. Integration platform, Velocity, which is for like omni-channel developers, and we can say sales and service cloud is mostly used. Service and marketing cloud. Yep. So we have products, your service cloud, your financial cloud, your sales cloud, commerce cloud, your Tableau, Einstein, Quip, ये सब हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं. मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सिर्फ कुछ के हम लोग नाम अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. सभी को प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल होनी चाहिए. इफ समवन आस्क यू कि बताओ कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, उनका यूजेस क्या होता है, सो हम लोग ये भी अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है. अभी हम लोगों ने बात की कि सेल्सफोर्स के अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी होते हैं, बट हम लोग को क्या लगता है सेल्सफोर्स कैसे चार्ज करता होगा अपनी सर्विसेज के लिए? जैसे अगर मैं AWS की बात करूं, सो AWS आपको चार्ज करता है कि आपने कितनी प्रोसेसिंग की है, आपने कितना रैम यूज किया है अपनी प्रोसेसिंग में, कितनी आप स्टोरेज यूज कर रहे हो, उसके बेसिस पे AWS आपको चार्ज करता है. बट सेल्सफोर्स इज अ बिट डिफरेंट. ओके. सेल्सफोर्स बोलता है व्हाट आई हैव यू कैन यूज एवरीथिंग, जस्ट यू नीड टू पे मी पर यूजर. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 20 यूजर्स हैं जिनको सेल्सफोर्स यूज करना है, ठीक है, तो आप 20 यूजर का लाइसेंस लेंगे सेल्सफोर्स से एंड देन सेल्सफोर्स विल मैनेज एवरीथिंग. ठीक है. ये आपका प्रोसेसिंग के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे आपसे चार्ज नहीं करता है. सेल्सफोर्स आपसे पर यूजर चार्ज करता है. ठीक है. अगर आप ऐसा चाहते हैं कि 10 लोगों को सेल्सफोर्स का एक्सेस मिले, तो वो सेल्सफोर्स 10 लोगों के लिए लाइसेंस रिलीज करेगा, ठीक है, एंड उसके बेसिस पे आपसे चार्ज करेगा. सो व्हेन यू गो टू सेल्सफोर्स एंड टेल देम कि हाँ मुझे इतने यूजर्स के लिए लाइसेंस चाहिए, सो सेल्सफोर्स आपको ऑप्शन देता है लाइसेंस के लिए कि यूजर क्या एक्शन परफॉर्म करेगा. यानी कि जैसे आपका एक सेल्समैन है, ठीक है, एक आपका सपोर्ट का बंदा होगा. सपोर्ट का बंदा क्या देखता है, जैसे कि आप कोई भी कंप्लेन रेज करते हो, उन सब चीजों को हैंडल करता है, तो वो सपोर्ट का बंदा हो गया. तो सबको अपने अलग अलग एक्सेस चाहिए होंगे. एंड अगर मैं अप्रोक्सीमेटली पर यूजर चार्ज की बात करूं, सो आपका $150 चार्ज होता है पर यूजर, जो कि कॉस्टली है. ठीक है. बट हम लोग के पास एडिशंस नाम की चीज होती है, जो हम लोग आज सारी चीजें डिस्कशन करेंगे, जिसके बेसिस पे आपकी यूजर का जो प्राइस होता है, यूजर लाइसेंस का जो प्राइस होता है, इवन वो वेरी करता है. ठीक है. सो सबसे पहले let me jot down all the products name. Okay. So let's write down the first products जिससे कि हम लोगों को आइडिया हो. Your sales cloud. सेल्स क्लाउड हमारा किससे यूज होता है?
This is a CRM. Okay. Your service क्लाउड हमारा किस लिए यूज होता है? एनी आइडिया? ये आपका टिकट मैनेजमेंट टूल होता है। सर्विस क्लाउड आपका काम ऐसे करता है, सपोज आपने कभी देखा होगा कि आपको मोबाइल या फिर आपका जो सिम है, सपोज या एयरटेल जियो आपका जो भी है, आपको कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आप अपने एरिया में नेटवर्क इशू फेस कर रहे हैं, आप कंप्लेन करते हैं कंपनी को, आप बोलते हैं कि भाई मेरे एरिया में नेटवर्क इशू आ रहा है। सो उस टाइम पे वो क्या बोलते हैं कि हाँ, हम लोगों ने आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर ली है एंड वी विल कीप यू पोस्टेड अबाउट दैट। ठीक है, कि हम ये इशू जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर देंगे। तो वो अपने एंड पे क्या करते हैं, जैसे आपने उनको कंप्लेन रेज की, वो अपनी साइड में केस रेज करते हैं। ठीक है, कि इस कस्टमर ने ये प्रॉब्लम रेज की है। सो अपनी साइड पे वो केस रेज करते हैं एंड उस केस को किसी पर्सन को असाइन कर दिया जाता है कि वो देखेगा कि एरिया में क्या इशू है, कुछ आपका मौसम का इशू तो नहीं है या फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी इशू है, क्या इशू है, वो सारी चीजें देखेगा। तो उसके बाद आपको अपडेट करेगा कि दैट वी हैव रिजॉल्व दिस इशू एंड उस केस को वो क्लोज करता है। करेक्ट। सो ये सब चीजें जो होती है हमारी सर्विस क्लाउड की हेल्प से होती है। नेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल। ये आपका जितनी भी फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है उन सबको ऑब्वियसली मैनेज करने के लिए काम होता है। ऐसे आपको फिन सर्विस देता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट इज आइंस्टीन। सो ये आपका एआई टूल होता है जो कि आपको सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा कभी, या फिर जो आपको एडवर्टाइजमेंट भी आता है एआई टूल्स के, आपको बहुत कोड वगैरह लिखना पड़ता है, Yes, आपको बहुत सारे डेटा सेट्स पास करने पड़ते हैं अपने एनालिसिस के लिए। बट सेल्सफोर्स ने आपको एआई की ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी से दिया है। आइंस्टाइन में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप से एआई को यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड वी हैव देन योर कॉमर्स क्लाउड। कॉमर्स क्लाउड ये आपका ई कॉमर्स के लिए यूज होता है। जितनी भी हमारी जैसे वेबसाइट होती है ई कॉमर्स वाली, सो अगर आपको इन सब के लिए चाहिए सो आप कॉमर्स क्लाउड यूज कर सकते हो। एंड योर टेबलो। टेबलो हमारा डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। डेटा विजुअलाइजेशन मतलब आप रिपोर्टिंग करते हो, ठीक है, जस्ट टू चेक द डेटा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग के पास टेबुलर होता है जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। जैसे हम लोग का एक्सेल होता है, ठीक है, हम लोग एक्सेल में भी बहुत सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि एक टाइम के बाद एक्सेल भी ब्रेक होने लगता है। शायद उसमें ऐसा है कि शायद आप अगर अराउंड 32,000 से ज्यादा डेटा पास करते हैं सो ब्रेक हो जाएगा। बट टेबल आपको मिलियंस में भी आप उसको डेटा पास करेंगे स्टिल वो आपका बहुत अच्छे से काम करेगा। And then we have your experience cloud. एक्सपीरियंस क्लाउड हमारा किस लिए यूज होता है? टू क्रिएट द पोर्टल्स। सपोज इसका अगर हम लोग एग्जांपल ले तो आप लोगों ने नॉर्मली जैसे वेबसाइट होती है, आप वेबसाइट पे जाते हो, सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ लाइक प्रोमिनेंट का ही। ठीक है, आपको प्रोमिनेंट के बारे में पता चला, आपने वेबसाइट विजिट की, आपने देखा कि कौन कौन से कोर्सेज मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड वहां पे आपको एक काइंड ऑफ फॉर्म मिला होगा जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डालते हैं। तो आपको एक समवेयर एक पोर्टल मिला जहाँ पे आप जाके कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है, आपके किस किस एरिया में आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप ये सारी चीजें चेक करते हो। सो सिमिलर वे हम भी कुछ ऐसा सेल्सफोर्स में क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि हाँ यूजर्स को कुछ ऐसा मिले कि जहाँ पे उनको सारी डिटेल्स मिल जाए, जो क्या हमारा प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, समथिंग सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। सो आप एक्सपीरियंस क्लाउड से ये सब चीजें क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन वी हैव क्विप। क्विप आपका सेम एज गूगल डॉक्स के जैसा होता है। ठीक है, जैसा आपका गूगल डॉक्स होता है सिमिलर वे में आपका
क्विक भी काम करता है, बट ये सेल्सफोर्स का प्रोडक्ट है। एंड अगर हम लोग बात करें हीरोकू की, सो हीरोकू हमारा डिप्लॉयर। आपका, यस इट इज अ डिप्लॉयर। आप अपना कोड जावास्क्रिप्ट में लिखे, पीएचपी में लिखे, रूबी ऑन रेल्स पे लिखे, किसी भी लैंग्वेज में आप कोड लिखो, वहां पे जाके अगर आप अपना कोड रख देते हैं, सो दैट विल रन। ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। आप लोगों को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सेल्सफोर्स के प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं। प्रोडक्ट्स उसके इतने सारे हैं जो कि सबको याद नहीं रख सकता है, बट स्टिल आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में पता होनी चाहिए। करेक्ट। मार्केटिंग क्लाउड, I guess. यस। Marketing cloud is also the major one, right? हाँ, मार्केट ऐसे है तो आपका मार्केटिंग क्लाउड हो गया, हेल्थ क्लाउड हो गया, मल्टीपल क्लाउड्स हैं आपके। ठीक है, बट हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया, थोड़ा वैरायटी डिस्कस किया है। अगर मैं मार्केटिंग क्लाउड की भी बात करूँ, आपका मार्केटिंग क्लाउड जितने भी मार्केटिंग रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल ईमेल सेंड करना, ठीक है, या फिर आपको एसएमएस के थ्रू सर्विस चाहिए। सपोज आप चाहते हैं कि किसी भी कस्टमर को ऑटोमेटिकली कुछ एक सर्टेन टाइम के बाद में नोटिफिकेशन जाए। हालांकि ये सब कुछ हम सेल्स क्लाउड में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ईमेल नोटिफिकेशन एंड समथिंग लाइक दैट, बट वहां पे चीजें आपको और ज्यादा स्पेसिफिक टू मार्केटिंग मिलती हैं। करेक्ट। अगर मैं हेल्थ क्लाउड की बात करूं, सो हेल्थ क्लाउड भी सिमिलर वे ऐसे काम करता है कि आपको जो भी डॉक्टर, पेशेंट एंड उनके रिपोर्ट को ट्रैक करने के लिए डेटा चाहिए होता है कि आपका पेशेंट है, कितना प्रोग्रेस कर रहा है, उसको एक पर्टिकुलर डॉक्टर असाइन करना, ये सब चीजें आप हेल्थ क्लाउड में कर सकते हो। As you said, health cloud, हम्म। these all हम्म। specialized clouds are come under the one cycle which calls say, industry cloud, right? Something called Salesforce Industries, जो अभी नया आया था, I guess. देखिए, हर क्लाउड अपने आप में डिफरेंट होता है। आपको कुछ पैकेजेस की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, कि जैसे कि आपका सेल्स क्लाउड हो गया, आपने सेल्सफोर्स से सेल्स क्लाउड ले लिया, एंड उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट योर हेल्थ क्लाउड, आपको एक पैकेज मिलता है। ठीक है, सेम वे अगर मैं सीपीक्यू की बात करूं, ठीक है, जो कि आपका प्रोडक्ट रिलेटेड डीलिंग करता है, तो आपको इनके पैकेजेस मिलते हैं जो कि आपको इंस्टॉल करने होते हैं। राइट, तो आप उनको पैकेजेस को सेल्स क्लाउड पे इंस्टॉल करते हो एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग देम। Got it, man. ठीक है, सो अभी हम इन प्रोडक्ट्स की बात क्यों कर रहे हैं? सबसे पहला रीजन तो ये है कि जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग को उसके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा हमारा पर्पस क्या है कि मान लीजिए अभी आपने सेल्सफोर्स से सेल्स क्लाउड के लिए आप उसको चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, आपने उसको सेल्स क्लाउड की आप सर्विस यूज कर रहे हैं एंड यू आर पेइंग फॉर दैट, बट सडनली यू रियलाइज कि नहीं, मुझे टेबलर भी यूज करना है और ऐसे कि आपको क्विक भी यूज करना है। ठीक है, सो उस केस में क्या होगा? ठीक है, आप पे करेंगे, आप क्विक के लिए यूज पे करेंगे, उसको टेबलर के लिए पे करेंगे, बट इसका सबसे बड़ा जो मेन बेनिफिट ये है कि आप उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, बट आपको उनके बीच में कोई भी इंटीग्रेशन सेटअप करने की जरूरत नहीं है। सेल्सफोर्स ने खुद को ऐसे डिजाइन किया है कि जैसे ही आप कोई भी नया प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे यूज करना, वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाता है उससे, एंड आपका जो फ्लो चलता है दैट इज वेरी स्मूथ। ठीक है, आपको कोई अलग से इंटीग्रेशन नहीं लगेगी कि अच्छा भाई मैंने पहले सेल्स क्लाउड में डेवलपर्स लगाए हैं या एडमिन्स लगाए हैं, अब अगर मैं टेबुलर यूज करती हूँ तो उसके उसको सेटअप कराने के लिए मुझे कोई और अलग बंदा चाहिए होगा। नहीं, सेल्सफोर्स जैसे ही आप उसका कोई भी नया प्रोडक्ट लेंगे, सो उसमें इतना सीमलेसली इंटीग्रेशन होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, सब कुछ इतना अच्छे से कंबाइन होके चलता है सेल्स फोर्स में। राइट, सो नाउ अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं आर्किटेक्चर के बारे में। ओके, सो हमारा जो सेल्स फोर्स होता है, सेल्स फोर्स हमारा मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर फॉलो करता है। सो मल्टी टेनेंट का आइडिया किसी को क्या होता है? मल्टी टेनेंट मल्टीपल फॉर्म्स में डेटा ले सकता है।
नहीं, देखिए मल्टी टेनेंट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स ऑटो अपडेट। नो, मल्टीपल ग्रुप्स। बात बोल सकते हैं कि सिंगल इंस्टेंस और उसको मल्टीपल जगह यूज कर पा रहे विद द सेम करेक्ट। रिसोर्सेज। सो मल्टी टेनेंट का फंडा क्या होता है कि आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, और उसको मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं। अगर मैं बहुत कॉमन एग्जांपल लूं, सो अपार्टमेंट क्या होता है? अपार्टमेंट में बिल्डिंग एक है आपकी, ठीक है, बट उसमें फ्लोर्स होते हैं। सपोज अगर मैं एग्जांपल लूं, ये मेरा एक अपार्टमेंट है, इसमें मेरे पास 8 फ्लैट्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग मेरी 8 है, ठीक है, एंड इसमें फ्लैट्स, सॉरी, बिल्डिंग मेरी एक है एंड फ्लैट्स मेरे पास 8 हैं, ठीक है, जो कि शेयर्ड है डिफरेंट डिफरेंट लोगों में। सो सेम वे जो हमारे सर्वर्स होते हैं वो भी मल्टीपल लोगों के बीच में, फिर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में शेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो अब ये इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। जब एक रिसोर्स को मल्टीपल लोग शेयर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग मल्टी टेनेंट। अब इसमें चैलेंज क्या आता है? अगर मैं चैलेंज की बात करूं, सो आइसोलेशन आपको लगता है एक चैलेंज होगा? यस। आप ऐसा मान के चलिए, मैं आपको बोलती हूँ कि अगर फ्लैट ए वाला, जस्ट मिनट, ओके, हम लोग ले लेते हैं कि अगर जो हमारा फ्लैट 1 है, ठीक है, वो अपने घर में अगर रेड कलर करा रहा है एंड जो फ्लैट 8 है वो अपने घर में ब्लू कलर करवा रहा है, तो अगर फ्लैट 1 वाला जो रेड कलर करा रहा है, क्या इसका इफेक्ट फ्लैट 2 में पड़ेगा? नो। नो मैडम। सेम वे जो फ्लैट 8 वाला ब्लू कलर करा रहा है, क्या किसी और फ्लैट में इस कलर का इफेक्ट पड़ेगा? नो। नो मैम। नहीं पड़ना चाहिए, सब नहीं एक पड़ेगा। दूसरे से आइसोलेट रहने चाहिए, ठीक है। सो सेम वे जब अगर हम लोग ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं, फिर जब हम सर्वर्स की बात करते हैं कि सेम सर्वर को डिफरेंट लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, सो उस टाइम पे रिस्क बढ़ जाता है कि जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमारी आइसोलेट रहे, ठीक है। यानी कि अगर एक बिजनेस है, सो उसका जो डेटा है, उसकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो दूसरे बिजनेस में मर्ज नहीं होने चाहिए, करेक्ट। ये अपने आप में एक चैलेंज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना सेल्सफोर्स का काम होता है एंड सेल्सफोर्स डू इट वेरी वेल, ठीक है। आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं सेम सर्वर को यूज कर रहा हूँ एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी सेम सर्वर को यूज कर रही है, तो कहीं हमारा डेटा एक दूसरे में मिक्स तो नहीं हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। सो ये सब कुछ सेल्सफोर्स यूटिलाइज करता है एंड बहुत अच्छे से इन सब चीजों को मैनेज करता है, ठीक है। सो मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर सेल्सफोर्स फॉलो करता है एंड इसमें आपको कोई भी चैलेंजेस नहीं आते हैं, इस चीज का सेल्सफोर्स ध्यान रखता है। इसमें किसी को कोई भी डाउट? सिंपल वर्ड्स वी No, कैन ma'am. से मल्टी टेंट में No, एक ma'am. हर फ्लोर एक ऑब्जेक्ट है जो इनविजिबल है एक दूसरे को, और वहाँ के इम्पैक्ट एक दूसरे को नहीं होते। लाइक दे फॉलो एसिड प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक एसक्यूएल अंडर ए सिंगल डेटाबेस, ऐसा कुछ। करेक्ट। आपकी एसिड प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली फॉलो होती हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ आइसोलेशन की बात किया। आइसोलेशन की क्यों बात की है? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि जो एक दूसरे की ट्रांजेक्शन है वो आइसोलेट रहे। एंड इफ आई टॉक अबाउट योर कंसिस्टेंसी, एटोमिसिटी, ये सब चीजें हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग काम करेंगे कि कैसे सेल्सफोर्स ऑटोमेटिकली इन सब चीजों का ध्यान रखता है, ठीक है। किसी को अभी तक कोई भी डाउट? No, ma'am. दैट्स ग्रेट। ओके, सो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि सेल्सफोर्स मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर फॉलो करता है। एंड गाइस ऑलवेज रिमेंबर दिस, क्योंकि ये इंटरव्यू का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है। आपसे पूछा जाएगा कि सेल्सफोर्स कौन से आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड है। सो मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर के ऊपर है एंड यू कैन एक्सप्लेन मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं गवर्नर लिमिट्स की। सो सेल्सफोर्स हैज समथिंग एज गवर्नर लिमिट्स, ठीक है।
सेल्सफोर्स के पास एक कॉन्सेप्ट है दैट इज गवर्नर लिमिट्स। क्या है ये गवर्नर लिमिट्स? सो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। अभी हम लोगों ने बात की अपार्टमेंट्स की, तो आप मुझे ये बात बताइए कि जो हमारे पास अपार्टमेंट्स होते हैं, सो क्या उसमें जो पार्किंग स्पेस होता है वो भी सबके लिए कॉमन होता है? Yes, ma'am. in a certain limit. ठीक है। सो ये मेरे पास पार्किंग स्पेस हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास 8 फ्लैट है, तो मेरे पास 8 ही पार्किंग स्पेस हो गए। अब लेट सपोज आप ये मान लीजिए कि जो ये रेड फ्लैट वाला है इसके पास 4 कार्स है, ठीक है। एंड जो ये फ्लैट नंबर 8 वाला है इसके पास 3 कार है। तो इसमें क्या हुआ, जो ये रेड वाला है इसने यहाँ पे अपनी कार यहाँ पे पार्क कर दी, एक यहाँ पे कर दी, एंड इसने 4 पार्किंग कंज्यूम कर दी। अगर मैं ब्लू वाले की बात करूँ, सो ब्लू वाले ने भी यहाँ पे अपनी पार्किंग कर दी, यहाँ पे कर दी, एंड एक यहाँ पे कर दी। अब आप मुझे ये बताइए कि जो बाकी के फ्लैट्स वाले हैं क्या उनके लिए यहाँ पे स्पेस बचा है कि वो भी अपनी पार्क कर ले कार? Not No. नहीं बचा है। नहीं। तो क्या आपको लगता है ये प्रैक्टिस अच्छी है? No, ma'am. बाकी के सब लोग ऑब्वियसली प्रॉब्लम में आएंगे कि हम लोग अपनी कार कहाँ पे खड़ी करेंगे। तो जो आपके सोसाइटी के मैनेजर होते हैं, फिर ओनर होता है, वो क्या करते हैं, वो आपको बोलते हैं कि एक फ्लैट के लिए आपको एक ही पार्किंग मिलेगी, लिमिट लगाते हैं। भले ही आपके पास 4 कार हैं, 3 कार हैं, वी डोंट केयर, आपको यहाँ पे पार्किंग एक ही मिलेगी। बाकी की कार आप अपनी कहाँ पे खड़ी कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं, वी डोंट केयर, आपको यहाँ पे पार्किंग एक मिलेगी। कि इंश्योर करते हैं आपके जो भी आपके सोसाइटी के मैनेजर होते हैं या जो भी अपार्टमेंट के आपके ओनर हैं, ठीक है। सो यही सेम फंडा हमारा सेल्सफोर्स फॉलो करता है। अभी हम लोग अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, और अगर हम इन टर्म्स ऑफ योर सर्वर बात करें, सो मल्टीपल लोग सेम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, सेम रैम कॉमन होता है, आपका हार्ड ड्राइव, ईमेल सर्वर, सारी चीजें कॉमन रहती हैं। सो आप इसमें भी समझिए जैसा इन लोगों ने यहाँ पे किया है कि इसने जो रेड वाला बंदा है इसने 4 पार्किंग अपने पास कंज्यूम कर लिया है, इसने 3 कर लिए हैं। सो सेम वे अगर हम इन टर्म्स ऑफ योर सर्वर्स भी बात करें, तो आप मानिए कि हम लोगों में से अभी हम लोग सेल्सफोर्स पढ़ रहे हैं, एंड जब हम लोग कोडिंग पढ़ेंगे, सो उस टाइम पे आप सभी लोग कोड में नए होंगे, ठीक है। अभी किसी को बहुत अच्छे से कोड करना नहीं आता है, उसने ऐसा कोड लिख दिया है कि जो कंटिन्यूअस चले जा रहा है वो क्लोज ही नहीं हो रहा है, यानी कि उसको इनफाइनाइट लूप में डाल दिया है उसने। सो उस टाइम पे क्या होगा, सारे रिसोर्स आपके कंज्यूम हो जाएंगे। मैम मतलब एक हिसाब से बोल सकते हैं कि लॉक। यस, आपका रिसोर्स लॉक हो जाता है, यानी कि बाकी लोगों को नहीं मिलते हैं। सेम वे अगर हम लोग एग्जांपल लें, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई बहुत बड़ी मेजर फंक्शनैलिटी बिल्ड की है, राइट। अब वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ठीक है, वो अपना कोड रन कर रही है, जो भी उसने मेजर फंक्शनैलिटी बिल्ड की है वो उसको चला के देखता है। अब उसने 3 दिन के लिए सारे के सारे रिसोर्स कंज्यूम कर लिए हैं। अब बाकी के जो और ऑर्गेनाइजेशन है जो सेम सर्वर यूज कर रही थी, या और जो बाकी के लोग हैं जो सेम सर्वर को यूज कर रहे थे, वो तो आपके स्टार्वेशन में चले जाएंगे, करेक्ट। उनको कोई रिसोर्स नहीं मिलेगा। ऐसा होगा या नहीं होगा? मैम Yes, ma'am. लिमिटेशन लगा लेंगे कि इतने रिसोर्सेज उसको मिलने चाहिए या उससे ज्यादा परफॉर्मेंस फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन इज कि क्या ऐसा होगा कि सब बाकी के स्टार्वेशन में जाएंगे या नहीं जाएंगे? यस मैम। जाएंगे स्टार्वेशन में। सो टू रिजॉल्व दिस इशू, सेल्सफोर्स कम विद अ इनोवेटिव आइडिया। उन्होंने सेम पार्किंग वाला आइडिया लगाया है जिसको उन्होंने नाम दिया है गवर्नर लिमिट्स, ठीक है। वो ये बोलते हैं कि हर किसी को सर्टेन लिमिट्स मिलेंगी, अगर वो उन लिमिट्स को ब्रेक करता है, ठीक है,
तो आपका ट्रांजेक्शन वहीं के वहीं किल हो जाती है। नो मैटर आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, अगर आप अपने लिमिट्स ब्रेक करते हैं तो आपकी ट्रांजेक्शन वहीं के वहीं ब्रेक होगी। अगर मैं आपकी गवर्नर लिमिट्स की बात करूं तो गवर्नर लिमिट्स क्या है? जैसे कि गवर्नर लिमिट्स हैं कि आप 100 क्वेरीज यूज कर सकते हैं एक ट्रांजेक्शन में। आप 100 क्वेरीज यूज कर सकते हैं। हमारी क्वेरीज क्यों यूज होती है? अगर आपको कोई भी डेटा फेच करना है, ठीक है, तो क्वेरीज का हम लोग इसलिए यूज करते हैं। सपोज लेट से हम लोग ये सब चीजें अपने डेवलपमेंट पार्ट में बहुत इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेरीज लिखते हैं, ये सारी चीजें। बट अभी आप मोटा मोटा ये समझिए कि जैसे मेरे पास डेटाबेस है, बट मेरी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनकी सैलरी आपकी टॉप 100 में आती है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसे सारे बंदे मिल जाएं जिनकी सैलरी आपकी टॉप 100 में आती है। सो मैं एक ऐसी क्वेरी लिखूंगी जिससे वो 100% मेरे पास आ जाएंगे जिनकी आपकी टॉप 100 में सैलरी आती है। सो उसके लिए हम लोग क्वेरी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो सेम वे आपको लिमिट मिलती है कि 150 डीएमएल ऑपरेशन आप कर सकते हो। डीएमएल का मतलब क्या होता है? योर इंसर्शन अपडेशन, यानी कि आपको कोई नया डेटा ऐड करना है, ठीक है, अपने सिस्टम में नया डेटा ऐड करना है, या जो डेटा ऑलरेडी है उसको आप अपडेट करना चाह रहे हैं। आप एक चीज समझिए कि सपोज आपने यहीं पे जब आपने कोर्स ज्वाइन करने से पहले ऑब्वियसली आपने इंक्वायरी की होगी, तो कैसे प्रोसेस चलती है कि आपका डेटा सेव करते हैं सिस्टम में कि ठीक है, हमारे पास एक इस नाम से बंदा आया है, ठीक है, एंड ये इस कोर्स में इंटरेस्टेड है। वो अपने डेटाबेस में सेव करता है एंड 2 दिन बाद आप बोलते हैं कि नहीं, मैं इस कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं दूसरे कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ। तो क्या करेगा कोई भी इंसान जो भी ये सब चीजें मैनेज कर रहा है, वो जो उसने कल डेटा बनाया था कि ठीक है, आपने बोला था कि मुझे डेवलपमेंट का कोर्स करना है, ठीक है, उन्होंने वहां पे ऐड कर दिया कि भाई इस बंदे को डेवलपमेंट का कोर्स करना है। बट नाउ सडनली यू से कि नहीं, मुझे एडमिन डेवलपमेंट एंड डब्ल्यूसी मुझे सारी चीजें करनी है, तो वो अपडेट करेंगे। सो सेम वे जो हमारी डीएमएल होती है, हम बहुत ज्यादा डेप्थ में देखेंगे, बट अभी आप मोटा मोटा समझिए कि रिकॉर्ड्स को ऐड करना या उनको अपडेट करना है, यानी कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना। तो अगर आपको कुछ करना है तो आपको 150 की लिमिट मिलती है, ठीक है, 6 MB ऑफ आपको रैम मिलता है एंड आपको 10 सेकेंड्स आपको सीपीयू टाइम मिलता है। अभी हो सकता है कुछ लोगों को ये बहुत कॉम्प्लेक्स साउंड कर रहा हो, बट इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स एट ऑल, ठीक है। ये जस्ट आपकी लिमिट्स हैं जिनके बारे में हम आगे चल के सेल्सफोर्स का जो डॉक्यूमेंट है वो भी देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास लिमिट्स होती हैं, कौन सी हमारी मोस्टली जो हम लोग को दिमाग में रखनी चाहिए, कौन कौन सी वो लिमिट्स होती हैं। सो ऐसी सेल्सफोर्स ने लिमिट लगाई हुई है। कैसे लिमिट है कि सपोज कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर वो ट्रांजेक्शन 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम लेती है, ठीक है, वो 20 सेकंड लगा रही है, सो सेल्सफोर्स उस ट्रांजेक्शन को वहीं पे ही ब्रेक कर देगा, ठीक है, एंड कंप्लीट ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर देगा। बहुत कॉमन एग्जांपल, कभी जीपे पे ट्रांजेक्शन फेल हुई है आप लोगों की? यस यस मैम। मैम। काफी बार हुई। क्या होता है वहां पे जब बहुत टाइम लेता है वो, तो आपको बोलता है कि ये अनएक्सपेक्टेड टाइम ले रहा है एंड आपकी वो वहां पे फेल दिखा देता है। करेक्ट होता है ऐसा? यस Yes. मैम। यस मैम। होता है। उसके बाद अगर आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो गया है, तो क्या होगा आपका? 2-3 दिन बाद आपके पास वापस आ जाता है। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने पैसा आपका अपने पास रख लिया, अगर फेल हो गए ट्रांजेक्शन आपको वापस करते हैं वो पैसे। करेक्ट? सो सेम Yes. वे सेल्सफोर्स भी क्या करता है कि अगर उसकी कोई भी ट्रांजेक्शन 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम ले रही है, या इसमें से किसी को भी वो ब्रेक कर दिया, यानी अगर आपकी क्वेरीज 100 से ऊपर हो जाती है, डीएमएल 150 से ऊपर हो जाता है, रैम 6 MB से ज्यादा का ले रहे हैं, फिर टाइम 10 सेकंड से ज्यादा ले रहे हैं, तो वो उस ट्रांजेक्शन को वहीं पे ब्रेक करता है एंड उसने इस ट्रांजेक्शन में जो भी काम किया था उसको रोल बैक करता है। जैसे आपको आपके पैसे वापस आए हैं,
सो सेम वे इसने जो भी काम किया था इस ट्रांजेक्शन में, तो उस सबको वो कैंसिल कर देगा क्योंकि वो ट्रांजेक्शन पूरी नहीं हो पाई, जस्ट टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, कि आपका ऐसा ना हो। आप ऐसा समझिए कि जो मैंने एक ट्रांजेक्शन चलाई थी उसमें क्या हो रहा था, सबसे पहले हम लोगों के पास एक रिकॉर्ड था, ठीक है, उसमें हम लोग कोई डेटा अपडेट कर रहे थे। सपोज मैं आपका मोबाइल नंबर अपडेट कर रही थी, एंड मोबाइल नंबर अपडेट करने के बाद मैं आपकी कोर्स की इंफॉर्मेशन उसमें एडिट कर रही थी। बट हुआ क्या कि मोबाइल नंबर तो एडिट हो गया, बट मेरी कोर्स की इंफॉर्मेशन एडिट नहीं हो पाई। सो सेल्सफोर्स बिलीव करता है कि होगा तो पूरा होगा, ऐसे आधा अधूरा नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो अगर आपकी कोर्स की डिटेल भी अपडेट नहीं हो पाई तो वो फोन नंबर को भी रिवर्ट कर देगा, जिससे कि ऐसा ना हो कि आपको ये ना पता चले ये हुआ क्या, क्योंकि ये बहुत छोटा एग्जांपल है। आप फोन नंबर तो ठीक है, आप जा सकते हो मैनुअली चेक कर सकते हो कि अपडेट हुआ नहीं हुआ, बट जब ट्रांजेक्शन बहुत बड़ी चलती है एंड बैकएंड में ऑपरेशंस चलते हैं, तो आपको नहीं पता कौन सा ऑटोमेशन चला है, कितना चला है और कहाँ पे जाके चीजें ब्रेक हुई। सो इसीलिए वो कंप्लीट रोल बैक कर देता है, यानी कि वो आपको ऐसा प्रिटेंड करेगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था अगर ट्रांजेक्शन फेल होती है। सो ये सब चीजें सेल्सफोर्स ऑटोमेटिकली मेंटेन करके रखता है कि अगर कोई भी लिमिट आपकी ब्रेक होती है तो वो उसको कैसे हैंडल करेगा। बट ये एक सेल्सफोर्स डेवलपर का काम होता है कि वो इन लिमिट्स को रीच आउट ना करे। आप लोगों को क्या लगता है सेल्सफोर्स में इतना पैसा क्यों है? Because of high customization and proper management. सेल्सफोर्स इज अ वेरी हाई पेड एरिया इन आईटी, बिकॉज जब आप इसमें कुछ भी डेवलप करते हैं ना, सो आपको जो भी डेवलप करना होता है इन लिमिट्स को दिमाग में रख के डेवलप करना होता है, करेक्ट। सो एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनना आसान है, बट एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत लगती है, जिसमें कि आप ऑप्टिमाइज कोड लिखते हैं, एंड एक ऐसा कोड जो कि इन लिमिट्स को हिट ना करे, करेक्ट। एंड हम लोग के पास सेल्सफोर्स ने ऐसा नहीं है कि कुछ दिया नहीं है और जस्ट हम लोग को ऐसे ही देखना है। सेल्सफोर्स ने ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स दिए हैं जिनको यूज करके हम इन लिमिट्स को कभी रीच आउट नहीं करते हैं, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। ये सब चीजें हम लोग अपने डेवलपमेंट पार्ट में देखेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये हो गई हमारे गवर्नर लिमिट्स के बारे में डिटेल। एनी डाउट सो फार? No, ma'am. No, ma'am. गवर्नर लिमिट्स का अगर हम लोग जिस्ट निकालें, सो ये इसीलिए लगाई गई है जिससे कि सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन सारे के सारे रिसोर्सेज को लॉक करके ना बैठे, ठीक है। हर किसी को अपने अपने खुद का टाइम मिले, अपना खुद का रैम मिले। सो सबको अपनी खुद की लिमिट्स मिलती हैं जिसको आप यूटिलाइज करेंगे एंड अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये हमारा इसका आर्किटेक्चर का एक पॉइंटर था, दैट इज योर गवर्नर लिमिट्स। अब अगर हम लोग वर्जन की बात करते हैं, ठीक है, सो अगर मैं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूँ, सपोज अगर मैं जावा की बात करूँ तो सभी में वर्जन आते हैं। सपोज वर्जन 10, 11, 12, 13, ठीक है, आपके वर्जन आते हैं। सो बाकी की लैंग्वेजेस में क्या होता है ना कि आप डिसाइड कर सकते हो कि नहीं मुझे वर्जन 10 पे काम करना है या मुझे वर्जन 11 पे काम करना है। सो आई थिंक आप लोग को याद होगा हम लोगों ने फर्स्ट डे में भी बात की थी इस बारे में कि सेल्सफोर्स के साल में 3 रिलीजेस होते हैं, ठीक है। बात की थी, कुछ ऐसा याद है किसी को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Peaches. And spring. यस। सो हमारी रिलीजेस होती है योर स्प्रिंग, योर विंटर एंड योर समर। सीजन के नाम पे यहाँ पे रिलीजेस होती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये रिलीज क्या होती हैं। अभी आप ऐसा समझिए कि सेल्सफोर्स ने एक डेट दे दी है, दैट इज योर 29 नवंबर। सेल्सफोर्स बोल रहा है कि जो मेरा विंटर रिलीज है वो 29 नवंबर में आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी सेल्सफोर्स के सर्वर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये इंडिया की बात नहीं है या आउट ऑफ इंडिया की सिर्फ बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जो भी सेल्सफोर्स को यूज कर रहे हैं
ठीक है, वो सारे के सारे सर्वर्स बाय 29 नवंबर सेम वर्जन पे होंगे। बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, मेरा मन है मैं 11 पे काम करूंगा, दूसरे डेवलपर का मन है नहीं मैं 10 पे काम करूंगा, वर्जन 10 पे मैं काम करूंगा। बट सेल्सफोर्स में आपका ऐसा कुछ नहीं मिलता है। बाय 29 नवंबर हर एक सर्वर सेम रिलीज पे होगा, या फिर बोले तो सेम वर्जन पे होगा। यू कैन नॉट अवॉइड इट। आप बोलो नहीं नहीं मुझे इस वर्जन पे काम नहीं करना है, मैं स्प्रिंग पे काम करूंगा, नहीं, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट। आप खुद से अपग्रेड हो जाते हो, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार मुझे, अभी जैसे अगर आपने जावा वगैरह में देखा होगा तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जब वो अपग्रेड करते हैं अपना वर्जन, तो उनको मैक्सिमम कोड में अपने चेंज करने पड़ जाते हैं, क्योंकि Yes. वो कई कई सालों में अपना वर्जन चेंज करते हैं। उस टाइम तक होता क्या है कि जो उनका अपर वर्जन होता है वो इतना चेंज हो चुका होता है कि पुराना वाला वर्जन मतलब ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ऑपोजिट वाली चीज हो जाती है कि ये चीज अब सपोर्ट ही नहीं करेगा। करेक्ट। तो इसीलिए सेल्सफोर्स इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या करता है कि सबको सेम पेज पे रखता है। यानी कि अब आप 10 साल बाद बोलो कि नहीं मैं तो इस वर्जन को यूज करता हूँ, नहीं, आप जो लेटेस्ट फीचर्स हैं आप उनको यूटिलाइज करेंगे। सो सेल्सफोर्स का रूल ये है। अब इसमें होता क्या है कि जितने भी रिलीजेस आते हैं, ये रिलीज आने से पहले 3-4 महीने पहले ही सेल्सफोर्स अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज करता है। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स देता है, उसमें वो हर चीज मेंशन करता है कि इस बार हम लोग क्या नया फीचर लेके आ रहे हैं और कौन सा पुराना फीचर हम लोग बंद करने का सोच रहे हैं। देखो सेल्सफोर्स की ब्यूटी क्या है कि अगर वो कोई फीचर बंद करने वाले हैं, वो उससे 1-2 साल पहले से आपको नोटिफिकेशन देना स्टार्ट कर देंगे अपने रिलीज नोट्स में कि हम लोग बाय 2024 ये फीचर बंद कर देंगे। वो आपको 2022 से इसकी नोटिफिकेशन देनी स्टार्ट कर देंगे अपने नोट्स में। एकदम से बंद नहीं करते हैं कि आज बोल रहे हैं कि नहीं ये हम बंद कर रहे हैं। वो आपको 1-2 साल पहले से आपको नोटिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये फीचर हम लोग बंद करने का सोच रहे हैं। रीजन बीइंग वो आपको बहुत सारे रीजंस बताते हैं कि नहीं अब ये चीज ऐसे आउटडेटेड हो गई है एंड इसके लिए हमारे पास लेटेस्ट चीज ये है, आप इसको यूज कर सकते हैं। सो सेल्सफोर्स आपको हर चीज अपने डॉक्यूमेंट में लिख के देता है एंड आप उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हो। उससे आपको पता चलेगा कि ये जो अब रिलीज है सेल्सफोर्स इसमें कौन से नए फीचर्स लेके आ रहा है हमारे पास। ठीक है, कौन से पुराने फीचर्स हैं जो आप सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ये सब चीजें हम लोग को रिलीज डॉक्यूमेंट में मिलती हैं एंड उन रिलीज डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद आप अपनी और को स्कैन करते हो। इन सेंस अगर मैं बोलती हूँ कि ये फंक्शनैलिटी अब सेल्सफोर्स सपोर्ट नहीं करेगा, सो आप अपनी org में ये देखते हैं कि क्या इस फंक्शनैलिटी को मैं यूज कर रहा था। तो अगर आप उसको यूज कर रहे थे, सो अब आप उसका दूसरी चीज यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब वो बंद हो जाएगी तो अब आपको कोई दूसरी चीज यूटिलाइज करनी पड़ेगी जिससे आप अपना सेम काम करवा सकते हैं। सो अगर आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है, सो आपको रिलीज नोट्स पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, जो रिलीज नोट्स नहीं पढ़ता है वो कभी अच्छा डेवलपर नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको यही नहीं पता होगा कौन से नए फीचर्स आ रहे हैं, कौन से बंद कर रहा है सेल्सफोर्स। इतना क्लियर हुआ रिलीजेस के बारे में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. ग्रेट। Yes, ma'am. सो अभी हम लोगों ने गवर्नर लिमिट्स की बात करी है, सेल्सफोर्स मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है एंड हम लोगों ने रिलीज की बात की है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे डेटा सेंटर्स के बारे में। डेटा सेंटर्स हमारे क्या होते हैं? डेटा सेंटर इज समथिंग जो कि सेल्सफोर्स जहाँ पे डेटा रखता है अपना। ठीक है, तो डेटा सेंटर हमारे पास 4 डेटा सेंटर हैं। फर्स्ट वन इज योर एपी। ठीक है, एपी का मतलब क्या होता है? एशिया पैसिफिक। सेकंड वन इज योर एनए। एनए मतलब एनी North, आइडिया? North America. Yes, correct. So your Northern America.
Then we have EU, that is your European Union. And then we have CS. CS की हमारे पास कोई फुल फॉर्म नहीं है। सो अभी इनको देखते हैं कि है क्या। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो कि जितने भी टेस्ट इन्वायरमेंट होते हैं सब यहाँ पे होते हैं। अब देखते हैं कि डेटा सेंटर्स क्या है। सो आपने ठीक है सेल्सफोर्स यूज करना स्टार्ट कर दिया, बट आप जो उसमें डेटा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो डेटा कहीं ना कहीं पे जाके स्टोर हो रहा होगा। सो वो डेटा हमारा किस लोकेशन पे स्टोर होना है, ये सेल्सफोर्स यहाँ इन डेटा सेंटर जो उसने क्रिएट किया हुआ है डिसाइड करती है। डेटा सेंटर इज समथिंग कि जहाँ पे वो अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं। जो भी उनके कस्टमर्स हैं जो सेल्सफोर्स को यूज कर रहे हैं, जो उनका डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होगा। सो उसके लिए उन्होंने डिफरेंट लोकेशंस बनाई हुई है। ठीक है, जैसे जो आपके एशिया में लोग आते हैं उनका जो एशिया पैसिफिक उनका जो डेटा सेंटर है वहां पे रखेंगे। जो भी आपके अमेरिका के हैं या जो उसके नियर बाय के हैं, मतलब आपका जो भी नियर बाय डेटा सेंटर पड़ेगा वो आपको वहां पे एलोकेट करते हैं। क्यों? जिससे कि आपकी प्रोसेसिंग और फास्ट हो सके। ठीक है, सो ये 3 जो डेटा सेंटर हैं ये हमारे प्रोडक्शन के लिए होते हैं। प्रोडक्शन इज समथिंग जो कि आपका लाइव चल रहा है। ठीक है, आप ऐसा समझिए, अभी हम लोग इवन टेस्टिंग इन्वायरमेंट भी डिस्कस करेंगे, बट अगर मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बताऊं टेस्टिंग इन्वायरमेंट डिस्कस करने से पहले होता क्या है, आप ऐसा समझिए कि आपने एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। ठीक है, आपने एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है एंड उसमें होता क्या है कि आप अटेंडेंस मैनेज करते हैं कि कौन बंदा किस दिन अवेलेबल था नहीं था, ये सारी चीजें आप मैनेज करते हैं, करेक्ट। सो अब इसमें होगा क्या, जब आप इसको क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो सिस्टम आपका कस्टमर्स यूज कर रहे हैं आप सीधा वहां पे डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं एग्जांपल लूं आपका बैंक का, ठीक है, बैंक की जो एप्लीकेशन है आप लोग के पास, सबके पास मोबाइल में एप्लीकेशन होगी या फिर आप जा सकते हो या आप ऑनलाइन एक्सेस करते हैं, करेक्ट। अब वहां पे आपको कुछ अलग ही एक्टिविटी दिख रही है। ठीक है, वहां पे आपको कुछ रैंडम टेक्स्ट दिख रहे हैं। ठीक है, या कोई फंक्शनैलिटी वहां पे कोई एक नया बटन है जो कि काम ही नहीं कर रहा है या फिर काम कर रहा है तो कुछ अजीब अजीब सी चीजें दिखा रहा है। अगर आपको ऐसे एक्सपीरियंस मिले तो आपको कैसा लगेगा? दोबारा से विजिट करोगे? नो। आपका यूजर एक्सपीरियंस वहां पे खराब हो जाएगा। आप बोलोगे यार कैसी ऐप है, यहाँ पे बटन है ये काम ही नहीं कर रहा है, ये अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अजीब एक्टिविटी हो रही है, यानी एक्सपेक्टेड एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई रैंडम टेक्स्ट दिखा रहा है आपको वो। ठीक है, सो ऐसा ना हो, सो इसके लिए चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, क्या कैसे काम करती है कि अपने पास एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, वहां पे सारी चीजें डेवलप करती हैं, उनको जो भी डेवलप करना है उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है। यानी कि आप चेक करते हो कि जो आपने फंक्शनैलिटी जिस इंटेंशन से क्रिएट की थी कि इस फंक्शनैलिटी जो ये वाली फंक्शनैलिटी आपकी ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करेगी या फिर ये ऐसे काम करनी चाहिए थी, तो आप उसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये एज एक्सपेक्टेड चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, जब व्हेन यू आर इनफ कॉन्फिडेंट कि आपकी फंक्शनैलिटी प्रॉपर काम कर रही है, उसके बाद आपका जो क्लाइंट होता है वो चेक करता है कि क्या ये फंक्शनैलिटी एज एक्सपेक्टेड चल रही है, मेरा अटेंडेंस सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। व्हेन दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड, देन जाके ये आपका प्रोडक्शन में जाता है। प्रोडक्शन मतलब जो लाइव चल रहा है, जो लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वहां पे जाता है। सो अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने जो जो हमारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, फिर जो हम लोग जहाँ पे टेस्ट करते हैं उसका जो डेटा रहता है उसके लिए हमारा CS बना हुआ है। ये तीनों हमारा प्रोडक्शन का डेटा स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, एंड ये हमारा जो सैंडबॉक्स होते हैं यानी जो टेस्टिंग इन्वायरमेंट्स होते हैं ये उनका डेटा स्टोर करके रखता है अपने पास CS। इतना क्लियर हुआ? अभी टेस्टिंग इन्वायरमेंट हम लोग पढ़ेंगे क्या होते हैं,
बट ये चीज आपको अभी फिलहाल के लिए समझनी पड़ेगी कि APNAEU हमारे प्रोडक्शन का डेटा अपने पास स्टोर करके रखते हैं, एंड CS इज फॉर योर टेस्टिंग इन्वायरमेंट्स। Is it clear to everyone? Clear, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. फिर हमारे पास सेल्सफोर्स के आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं, हमारे पास आता है ऐप एक्सचेंज। ठीक है, ऐप एक्सचेंज क्या है? ऐप एक्सचेंज, हम लोग के पास एंड्रॉइड में प्ले स्टोर होता है। क्या करते हैं, वहां से जाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं एंड उसका आप यूज करते हैं, करेक्ट? Um, सेम वे हम लोगों को ऐप एक्सचेंज मिलता है सेल्सफोर्स में। ये सेल्सफोर्स का समझ लीजिए, सेल्सफोर्स का प्ले स्टोर है जहाँ पे एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में, ठीक है, एंड आप उनको यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे क्या होता है, कैसे मिलता है? ठीक है, नॉर्मली आप मान लीजिए जैसे कि आपको बाकी की एप्लीकेशंस मिलती हैं आपको प्ले स्टोर पे, यहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन मिली, बट यहाँ पे आपको दो टाइप की एप्लीकेशन मिलती है। एक तो होता है आपका मैनेज्ड एंड एक होता है आपका अनमैनेज्ड। अब ये मैनेज और अनमैनेज्ड क्या होती है? आपका मैनेज्ड में क्या होगा कि जो भी कोड है या जो भी फंक्शनैलिटी लिखी गई है आप उसको देख नहीं सकते हो। आप एक चीज बताना, जो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, सॉरी, अपने प्ले स्टोर से, क्या आप उसका कोड देख पाते हैं कभी? no. कभी देखा है किसी ने? No, code? ma'am. नहीं देखा। सो वो आपकी मैनेज्ड होती है, यानी जिसका आप कोड नहीं देख सकते हैं दैट इज मैनेज्ड, बट जिसका आप कोड देख सकते हैं यू कैन मेक चेंजेस इन दैट, वो आपका अनमैनेज्ड होता है। सो जब भी आप ऐप एक्सचेंज से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो वो दो टाइप की हो सकती है, यानी कि चाहे तो वो मैनेज्ड होगी या फिर अनमैनेज्ड होगी। जो भी एप्लीकेशन आपकी मैनेज्ड है, हमेशा याद रखना आपको उसमें कोड विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, यानी कि आप ये नहीं देख सकते हो कि ये फंक्शनैलिटी उसने कैसे क्रिएट की होगी, उसने कोड लिखा है इसके लिए या फिर कोई जो टूल्स होते हैं जो सेल्सफोर्स हम लोग को प्रोवाइड करता है उसने वो टूल्स यूटिलाइज किए हैं, आप नहीं देख पाओगे। बट इफ आई टॉक अबाउट योर अनमैनेज्ड, आप अनमैनेज्ड में सारी चीजें देख सकते हो कि अगर सामने वाले बंदे ने कोई फंक्शनैलिटी क्रिएट की है तो उसने कोड से की है या किसी और अदर टूल से की है। सो ये सब चीजें आप अनमैनेज्ड पैकेज में देख सकते हैं एंड इवन यू कैन मॉडिफाई इट एज वेल। ठीक है, सो हमेशा याद रखना कि हम लोग को मैनेज्ड और अनमैनेज्ड, हम लोग को ये दो टाइप की एप्लीकेशंस मिलती हैं ऐप एक्सचेंज से। एंड सिमिलर वे जैसे कि आपकी क्या होता है, जब आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, कुछ आपकी पेड होती है, कुछ फ्री होती है, करेक्ट? कुछ आपके सब्सक्रिप्शन बेसिस पे होती है। सो सेम वे आपकी ऐप एक्सचेंज से भी कुछ आपकी जो एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ आपकी पेड होती हैं, कुछ फ्री होती हैं। ठीक है, सो अब आपको कौन सी एप्लीकेशन यूज करनी है अपने बिजनेस के लिए, यानी आपका जो भी क्लाइंट होगा उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड आपको लगता है कि नहीं इसके लिए ये एप्लीकेशन यूज हो सकती है, उसका जो भी चार्ज होता है तो वो क्लाइंट देखता है। ठीक है, सो ये ऐप एक्सचेंज के बारे में चीजें क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes, clear. ठीक है, अब हमारे पास आता है योर एडिशन। ठीक है, सेल्सफोर्स में एडिशन होते हैं। एडिशन क्या होता है, ठीक है, देखते हैं हम लोग। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए कि एक कंपनी में हमारे पास 10 लोग हैं, ठीक है, एक कंपनी में मेरे पास 10 लोग हैं और एक कंपनी में मेरे पास 500 लोग हैं, तो क्या आपको लगता है इन दोनों कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी? No, अलग-अलग होगी definitely. अब इसमें 10 लोग हैं, सो इससे समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली कंपनी ज्यादा बड़ी नहीं है, कुछ बहुत छोटी कंपनी है। सो हो सकता है इन लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स ना हो, ठीक है, इनको कुछ बहुत सिंपल ऑपरेशंस के लिए चाहिए हो, करेक्ट?
एक 500 वाली है। अब 500 मेंबर्स हैं अगर किसी कंपनी में, सो ऑब्वियसली हो सकता है उन लोगों ने अपनी खुद की एक सेपरेट डेवलपर टीम रखी हो, ठीक है। Yes. सो इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा कस्टमाइजेशन की हो सकती है कि नहीं, हम लोगों को ऐसा सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट चाहिए जो कि ज्यादा कस्टमाइजेबल हो, करेक्ट। Yes, अभी ma'am. आपको याद होगा मैंने बोला था कि अप्रोक्सीमेटली $150 चार्ज करता है पर यूजर लाइसेंस सेल्सफोर्स, विच इज कॉस्टली। तो अभी ये जो जिसमें 10 मेंबर्स हैं एंड ये बोलता है कि नहीं मुझे ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि ये भी $150 चार्ज पे करे सेल्सफोर्स का एंड ये भी 150 करे, तो क्या ये जस्टिस होगा इसके साथ? जबकि ये बोल रहे हैं No. मुझे हाई कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए एंड इसको चाहिए कस्टमाइजेशन, नहीं होगा। Yes, ma'am. हाँ, एज पर यूजर करेगा ना वो चार्ज को. बिल्कुल एज पर यूजर करेगा, बट जो यूजर का आप लाइसेंस होता है आप बोलते हैं कि मुझे ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए, करेक्ट, एंड ये बोलते हैं जी. मुझे हाई कस्टमाइजेशन चाहिए। तो क्या अगर मैं पर यूजर की ही मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं पर यूजर बोलूँ कि $150 चार्ज करता है सेल्सफोर्स, ठीक है, ये भी 150 दे रहा है, ये भी 150 दे रहा है, बट ये बोल रहा है ठीक है इसके ऑर्गेनाइजेशन में कम लोग हैं, बट ये भी तो बोल रहा है कि मुझे ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए, बट ये बोल रहा है मुझे हाईली कस्टमाइजेबल प्लेटफॉर्म चाहिए। सो इस पॉइंट को रिजॉल्व करने के लिए सेल्सफोर्स ने एडिशन कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। वो एडिशन क्या है, सबसे पहले हम लोग एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं आप लोग, Yes, ma'am. वहां पे आपके पास प्लान होता है कि आपको 299 में आपको Data pack वगैरह. एसएमएस मिलेगा, आपको 1 जी प्लस आपको 1 GB सपोज आपको डेटा मिलेगा, ठीक है, प्लस मैं बोलती हूँ आपको टॉक टाइम मिलेगा। वहीं अगर मैं बोलूँ कि आपका 399 में, अगर मैं 399 की बात करूँ, एक आपको एसएमएस प्लस आपको 2 GB मिल रहा है, प्लस आप सॉरी आपका आपको 2 GB डेटा मिल रहा है एंड आपको टॉक टाइम मिल रहा है, तो चीजें डिफरेंट हो रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर पैक। आप 299 का ले रहे हैं तो 1 GB डेटा मिलेगा, 399 पे ले रहे हैं तो आपको 2 GB डेटा मिलेगा, एंड हो सकता है इसमें और आपको और एक्स्ट्रा मिल जाए, आपको इंटरनेशनल कॉलिंग एंड सो ऑन, ठीक है, वो डिपेंड करता है किसी भी वेंडर के ऊपर। सेम वे हमारे एडिशंस क्या होते हैं, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमारे पास होता है इसेंशियल एडिशन, ठीक है। इसेंशियल एडिशन में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ 5 यूजर क्रिएट कर सकते हैं, 5 यूजर्स, ठीक है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप ये बोलते हो कि नहीं मुझे सिर्फ 5, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 5 लोग हैं एंड मुझे सिर्फ 5 लाइसेंस चाहिए एंड मुझे बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए, ठीक है। इसेंशियल एडिशन में आप एकदम बहुत मिनिमम कस्टमाइजेशन कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको कस्टमाइजेशन भी ज्यादा नहीं चाहिए, आपके यूजर्स भी कम है, सो यू कैन गो फॉर इसेंशियल एडिशन, एंड आप ऐसे ही एडिशन मतलब डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा एडिशन अपने लिए चाहिए होगा या फिर आपके क्लाइंट के लिए चाहिए होगा। आप अपने क्लाइंट से बात करेंगे, ठीक है, आपको कितनी कस्टमाइजेशन चाहिए, ठीक है, एंड आप पूछेंगे कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं जिनके लिए आप सेल्सफोर्स चाहते हैं, उसके बेसिस पे आप एडिशन डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को सेल्सफोर्स में कौन से एडिशन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की है इसेंशियल एडिशन के बारे में। तो इसेंशियल एडिशन में हम लोगों को होता है कि 5 यूजर्स आप क्रिएट कर सकते हैं इसमें, प्लस इसमें जो आपकी कस्टमाइजेशन होती है वो बहुत मिनिमम होती है आपकी, ठीक है। सेकंड मेरे पास आता है योर प्रोफेशनल, ठीक है। प्रोफेशनल के अपने फीचर होते हैं। प्रोफेशनल में क्या बोलते हैं ये कि आपके जो यूजर्स हैं वो अनलिमिटेड होंगे, जैसे इसमें आपके पास 5 यूजर्स की लिमिट है ना, नहीं, आप इसमें अनलिमिटेड यूजर्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, आपके अनलिमिटेड यूजर्स होंगे, बट ये बोलता है कि आप इसमें कोड नहीं कर सकते हो, ये बोलता है नो कोड,
आप इसमें कोड नहीं लिख सकते। जस्ट जो सेल्सफोर्स ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी देता है, आप सिर्फ वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो सेल्सफोर्स की ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटीज हैं, आप सिर्फ उनको यूटिलाइज कर सकते हैं इन योर प्रोफेशनल एडिशन। अनलिमिटेड यूजर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, आप जितने भी चाहते हैं। ऑब्वियसली आपको पर यूजर लाइसेंस चार्ज करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आप इसमें 5 ही यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। जितने का आप पे करेंगे आप उतने यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, बट आप इसमें कोड नहीं लिख सकते हैं। अगर आपकी बिजनेस की, आपके क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि उसको कोड नहीं लिखवाना है, यानी कि उसकी कोई कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट समझ के आपको ये समझ में आ रहा है कि ये सब काम तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप से कर लूंगा, सो एडवाइज देम कि आप प्रोफेशनल एडिशन में चले जाओ। करेक्ट। थर्ड हमारे पास आता है योर एंटरप्राइज एडिशन। ये आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला एडिशन है, जो कि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन इसी एडिशन को यूज करती हैं। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, एंड ये एंटरप्राइज एडिशन ही $150 चार्ज करता है पर यूजर लाइसेंस। आप इसमें कोड भी कर सकते हैं, एंड एनी नंबर ऑफ यूजर्स आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जितने का आप लाइसेंस लेंगे आप उतने यूजर्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं, एंड आप इसमें कोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोड प्लस आपका अनलिमिटेड यूजर्स हो जाएंगे। सो एंटरप्राइज एडिशन आपका समवेयर सबसे बेस्ट रहता है। एंड फोर्थ वन, वी डू हैव योर अनलिमिटेड एडिशन। अनलिमिटेड रिचार्ज करवाते हो, जिसमें आपको बोलता है जितना डेटा यूज करना है करो, जितने एसएमएस भेजने हैं भेजो। ठीक है, सो जो ये आपका अनलिमिटेड एडिशन होता है, ये आपका सेम एज एंटरप्राइज एडिशन होता है, बट क्या होता है कि कुछ चीजों की इसमें लिमिट और ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपकी, नंबर ऑफ टैब्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आपके पास लग्जरी बढ़ जाती है इसमें। बाकी सिमिलर एज एंटरप्राइज है कि आप कोड कर सकते हो, अनलिमिटेड यूजर्स क्रिएट कर सकते हो, बट जस्ट इसमें क्या है, क्योंकि इसमें आपको लग्जरी ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्योंकि आपसे लग्जरी वाले ही चार्ज होंगे इसमें। तो इसमें सिंपल क्या रहता है कि 24/7 सेल्सफोर्स आपको सपोर्ट देता है इसमें। अगर आप अनलिमिटेड एडिशन लेते हो, सो अगर आपको कोई भी इशू है, सो सेल्सफोर्स आपके लिए 24/7 रहेगा, आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स आता है अगर आपके पास अनलिमिटेड एडिशन है। दूसरी चीज, अगर आपको कुछ छोटे मोटे काम करवाने हैं, ठीक है, वो भी सेल्सफोर्स के बंदे आपके लिए करके देते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए अपने पास एडमिन रखो या कोई डेवलपर रखो। इफ यू वांट आप ऑब्वियसली रख सकते हो, बट अगर आपको है कि छोटे मोटे काम ठीक है मुझे करवाने, तो सेल्सफोर्स खुद से करा के आपको देता है ये। ठीक है, बट हमेशा याद रखना कि जो हमारा एंटरप्राइज एडिशन है, ये हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ एडिशंस के बारे में कि हमारे पास 4 एडिशन होते हैं, जो Yes. एसेंशियल, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज एंड अनलिमिटेड। एंड आज की ऑब्वियसली आई नो बहुत थियोरेटिकल क्लास है, बट ये सब चीजें सबको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू के बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं, जिसमें कि आपको इंटरव्यूअर वहां पे पकड़ लेगा कि नहीं आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है, एंड ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। करेक्ट। यस मैम। Yes, ma'am. एडिशंस में Yes, किसी ma'am. को कोई भी डाउट अभी तक? No. No. No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, ग्रेट। सो अभी हम लोगों के पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज योर लाइसेंस। जो अभी हम लोग इतनी देर से लाइसेंस लाइसेंस की बात कर रहे हैं, सो लाइसेंस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ठीक है, आपने सपोज हम लोगों ने एंटरप्राइज एडिशन भी ले लिया, ठीक है, मैं बोलती हूँ मैंने एंटरप्राइज एडिशन ले लिया, बट अब आप ऐसा मान के चलिए कि मेरे पास एक, ओके लेट मी क्लियर दिस वन। हम लोग दूसरा अपना ओपन करते हैं। मैं बोलती हूँ कि मेरे पास एक फंक्शनैलिटी, मेरे पास सेल्स क्लाउड है। ठीक है, सबसे पहले एक सेल्स क्लाउड है, देन आई हैव अ सर्विस क्लाउड, मेरे पास सर्विस क्लाउड है। एक मैंने खुद का एक कस्टम फंक्शनैलिटी बिल्ड किया है टू मेंटेन द अटेंडेंस, यानी कि अटेंडेंस सिस्टम मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, अब मेरे पास एक पर्सन यहाँ पे है, ये पर्सन ए हुआ, ये मेरा यहाँ पे पर्सन बी हुआ,
ठीक है, ये मेरा यहाँ पे पर्सन सी हुआ। अब जो हमारा पर्सन बी है, ठीक है, जो पर्सन बी है इसको सेल्स क्लाउड भी एक्सेस करना है, ठीक है, इसको अटेंडेंस सिस्टम भी देखना है एंड ये सर्विस क्लाउड भी एक्सेस करना चाहता है। जो पर्सन है वो सिर्फ सर्विस क्लाउड देखना चाहता है, करेक्ट। एंड जो पर्सन सी है ये सिर्फ अटेंडेंस सिस्टम देखना चाहता है, यानी कस्टम कंपोनेंट विच आई हैव क्रिएटेड, ठीक है, ये सिर्फ ये देखना चाहता है। तो अब हम लोगों ने बात की है कि एंटरप्राइज एडिशन में हम लोग पर यूजर लाइसेंस $150 पे करते हैं सेल्सफोर्स को, बट ये पर्सन तो सिर्फ जो मैंने कस्टम कंपोनेंट क्रिएट किया है सिर्फ वो देख रहा है, तो क्या मैं इसके लिए $150 चार्ज करूं? ये भी सही लग रहा है आपको? तो अब पर्सन बी को तो सब कुछ देखना है, इसके लिए भी मैं $150 पे कर रही हूँ सेल्सफोर्स को, एंड इसको सिर्फ कस्टम कंपोनेंट देखना है, उसके लिए मैं $150 चार्ज करूँ? ये जस्टिस नहीं है ना हम लोग के लिए? ठीक है, तो हम लोग के पास सेल्सफोर्स में बहुत सारे लाइसेंस होता है, बट मेजरली हम लोग 2 लाइसेंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है आपका सेल्सफोर्स लाइसेंस। सो हमारे पास आता है सेल्सफोर्स लाइसेंस। सेल्सफोर्स लाइसेंस हमारा किस लिए यूज होता है? आपने जो भी डेवलप किया है, ठीक है, सेल्सफोर्स लाइसेंस आपका क्या करता है? सेल्सफोर्स आपने जो भी कस्टम फंक्शनैलिटी डेवलप की है आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो, कस्टम फंक्शनैलिटी प्लस जो सेल्सफोर्स के स्टैंडर्ड है आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। यानी जो आपने जो अटेंडेंस या फिर जो सेल्सफोर्स के स्टैंडर्ड है और सेल्स एंड सर्विस आप उनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे होते हैं सेल्सफोर्स लाइसेंस के अंदर कवर होते हैं। एंड सेकंड वन आई हैव force.com। इसमें जो आपने कस्टम फंक्शनैलिटी बिल्ड की है आप सिर्फ उनको यूटिलाइज कर सकते हो, यानी आप उनको एक्सेस कर सकते हो, आप स्टैंडर्ड को नहीं यूज कर सकते। अब आप मुझे एक चीज बताना, पर्सन ए को मैं कौन सा लाइसेंस देना सही रहेगा मेरे लिए? सेल्सफोर्स लाइसेंस। अदर देन मोहित, सबके क्या व्यूज हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा पर्सन बी के लिए कौन सा लाइसेंस अच्छा रहेगा? Salesforce license. Salesforce license. Salesforce. सेल्सफोर्स Salesforce. लाइसेंस इसीलिए रहेगा क्योंकि उनको स्टैंडर्ड यानी कि सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, इनको भी एक्सेस करना है, जो कस्टम एप्लीकेशन मैंने बिल्ड की है उसको भी उनको एक्सेस करना है। बट पर्सन सी उसको सिर्फ अटेंडेंस सिस्टम यानी कि जो मैंने कस्टम फंक्शनैलिटी बिल्ड किया है उसको सिर्फ वो एक्सेस करना है। सो अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, पर्सन बी को सेल्सफोर्स लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट करूंगी एंड इसके लिए मैं force.com लाइसेंस के लिए अप्लाई करूंगी। मैं बोलूंगी कि मुझे एक सेल्सफोर्स लाइसेंस चाहिए, एक force.com लाइसेंस चाहिए। सो हमारे लाइसेंस के बेसिस पे जो हमारे प्राइस होते हैं वो काफी डिफर कर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों का एक्सेस नहीं कर रहा है, सो ऑब्वियसली इसके लिए कम चार्ज होता है, करेक्ट। इतना लाइसेंस के बारे में क्लियर हुआ सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब हमारा आज का लास्ट Yes, टॉपिक है जो कि हमारा है सैंडबॉक्स टाइप, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि सैंडबॉक्स क्या होता है। अभी हम लोगों ने अभी जो डेटा सेंटर्स की बात की है उसमें अभी हम लोगों ने देखा कि एक सेपरेट डेटा सेंटर है सिर्फ टेस्टिंग इन्वायरमेंट्स के लिए, जहाँ पे हम लोग अपनी टेस्टिंग करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारी फंक्शनैलिटी एज एक्सपेक्टेड चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। सो इसके भी सेल्सफोर्स आपको टाइप्स देता है, ठीक है। सो इसको अगर मैं सेल्सफोर्स की टर्म्स में बात करूं, बाकी सब हो सकता है आपको टेस्टिंग एनवायरनमेंट बोल रहे हैं या उनकी और कोई टर्म्स हो सकती है, बट इन टर्म्स ऑफ सेल्सफोर्स इसको हम लोग सैंडबॉक्स बोलते हैं, ठीक है। सो हमारे पास सबसे पहला जो सैंडबॉक्स आता है दैट इज योर डेवलपर। अब डेवलपर सैंडबॉक्स के अपने फीचर्स हैं। ये सेल्सफोर्स डेवलपर सैंडबॉक्स आपको सेल्सफोर्स फ्री में देता है, ठीक है। आप इसमें 200 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। याद रखते हैं इन सारी लिमिट्स को। कल आज सब इन सारी चीजों को रिवाइज करेंगे, सारी चीजें सबको पता होनी चाहिए, कल सब पे क्वेश्चंस होंगे इन सारी चीजों पे, ठीक है। एक डेवलपर जो आपका डेवलपर सैंडबॉक्स होता है उसमें
200 MB आप डेटा स्टोर कर सकते हैं एंड उसको जो आप रिफ्रेश कर सकते हैं, रिफ्रेश आप उसको एवरी डे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एवरी डे रिफ्रेश हो सकता है। अब रिफ्रेश से मेरा मतलब क्या है? रिफ्रेश से मेरा मतलब है, आप ऐसा समझिए कि आप कोई कोड लिख रहे थे, ठीक है, आपने उसमें पूरी गंदगी मचा दी, पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया आपने उस कोड को, एंड अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करते हैं मैंने। आपको चाहिए कि नहीं, जैसा भी मेरा प्रोडक्शन में है, यानी कि जो मेरा लाइव चल रहा है, सेम दोबारा से उसके जैसा हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि प्रोडक्शन से एक बटन क्लिक करते हैं एंड अपने सैंडबॉक्स का नाम चूज करते हैं कि हम लोगों को किसको रिफ्रेश करना है, यानी कि दोबारा से पहले जैसा करना है उसको, सेम एज प्रोडक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बटन क्लिक करते हैं एंड जो प्रोडक्शन में कोड पड़ा हुआ है हमारा, सेम वही यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि जो भी आपने चीजें ऊपर नीचे की हुई थी सब कुछ हट जाएंगी, जैसा प्रोडक्शन में चीजें फ्रेश चल रही हैं सेम वैसी आ जाएंगी। उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रेश, कि हम लोगों ने अपने सैंडबॉक्स को रिफ्रेश कर दिया है। ये टर्म्स भी याद होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये टर्म हमारी क्या है। क्लियर हुआ इतना? सबसे पहले हमारे पास टाइप आता है, दैट इज योर डेवलपर सैंडबॉक्स। आप इसमें 200 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं एंड आप इसको हर रोज चाहे तो आप इसको हर रोज भी रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप का जो मेरे पास सैंडबॉक्स आता है, दैट इज योर डेवलपर प्रो। ये इससे थोड़ा सा और अच्छा होता है। डेवलपर प्रो में क्या होता है कि आप इसमें 1 GB तक का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, एंड जो आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, रिफ्रेश इसमें आप एक दिन में एक बार कर सकते हैं। एक दिन में आप इसको एक बार कर सकते हैं। आप इसको एक दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं, बट हमेशा रखना कि इसको हम एक दिन में एक ही बार कर सकते हैं डेवलपर प्रो को। अगर आप एक दिन में 2 बार या एक से ज्यादा बार करना चाहेंगे तो वो आपको वहां पे बोल देगा कि लास्ट जो रिफ्रेश हुआ है वो इस डेट में हुआ है, तो आप इसको इससे पहले रिफ्रेश नहीं कर सकते हो। ठीक है, नाउ थर्ड मेरे पास आता है योर पार्शियल कॉपी। पार्शियल कॉपी सैंडबॉक्स में मैं 5 GB तक का डेटा स्टोर करके रख सकती हूँ एंड आप इसको 5 दिन में एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं। आप 5 दिन में एक बार आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, 5 दिन से पहले आप इसको रिफ्रेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ मेरे पास आता है और फुल कॉपी। फुल कॉपी सैंडबॉक्स क्या होता है? सबसे पहली चीज तो फुल कॉपी, आपको नाम से जैसे समझ में आ रहा है, फुल कॉपी का मतलब ये होता है कि सेम एज प्रोडक्शन। ठीक है, यानी जो डेटा प्रोडक्शन में है वो डेटा भी इसमें आता है। जो लिमिट्स प्रोडक्शन की होती है, जो भी लिमिट आपकी प्रोडक्शन की है कि प्रोडक्शन में इतना डेटा स्टोर हो जाएगा, सपोज मैं बोलती हूँ कि मेरी 50 GB है, तो सेम फुल कॉपी की भी 50 GB हो जाएगी। एंड इसका जो रिफ्रेश टाइम होता है दैट इज योर 30 डेज में आप इसको एक बार रिफ्रेश कर सकते हो। सो आप इसको वंस इन 30 डेज, ठीक है, आप इसको 30 डेज में एक ही बार रिफ्रेश कर सकते हो। अभी हम लोगों ने 4 टाइप के सैंडबॉक्स पढ़े, डेवलपर सैंडबॉक्स, डेवलपर प्रो, ठीक है, पार्शियल कॉपी। इन सब में डिफरेंस क्या रहता है? इन सब में क्या रहता है, फुल कॉपी से अगर मैं इनको कंपेयर करूं, सो इसमें आपका जो डेटा है प्रोडक्शन का, ठीक है, जो वहां पे आपने डेटा क्रिएट किया है वो डेटा नहीं आता है। ठीक है, जस्ट जो आपके कोड्स हैं या फिर जो आपने ऑटोमेशंस क्रिएट किए हुए हैं वो सब आ जाएंगे, बट डेटा नहीं आता है। डेटा इन सेंस, अगर मैं आपसे बात करूं, आप ऐसा समझिए कि आप अपना जीमेल हो गया, ठीक है, अगर आप एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं सो उसमें आपका पुराना डेटा नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट आप अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है और आप उसको दूसरे सिस्टम पे लॉगिन करते हैं तो आपका सारा पुराना डेटा भी आ जाता है ना। ठीक है, यस सो सिमिलर वे फुल कॉपी में क्या होगा कि प्रोडक्शन में जो डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो सब भी यहाँ पे आता है, बट आपका डेवलपर प्रो इन सब में आपका डेटा नहीं आता। हाँ, आपका जो कोड है, जो आपने ऑटोमेशन है
वो सब आएंगे A to Z। आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इन टर्म से घबराना मत, क्योंकि ये अभी चीजें हमारे डिस्कशन नहीं हुई हैं। बट आप इतना समझो कि जो डेटा होता है वो आपका इनमें नहीं आता है, बट आपका फुल कॉपी में पूरा डेटा आता है। ठीक है, एनी डाउट आपको सैंडबॉक्स में या पूरी क्लास में आप लोगों को कोई भी डाउट है अब तक? नो मैम। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन। नो डाउट मैम। No, ma'am. No, ठीक है ma'am. यार, सो यार आज का लेक्चर हम लोग का ऑब्वियसली बहुत ज्यादा थियोरटिकल था, बट ये थ्योरी मस्ट है, हमने पढ़ी, इट इज नॉट सफिशिएंट। ये आपको बाय हार्ट आपको ये याद भी होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आपका बेस क्रिएट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, कल सब लोग अपना लैपटॉप लेके बैठेंगे, क्योंकि कल हम अपनी डेवलपर और क्रिएट करेंगे, जहाँ पे हम लोग अपनी सारी प्रैक्टिस करेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे, एंड जो भी हम लोग टास्क क्रिएट करेंगे सब कुछ अपनी ऑर्ग में क्रिएट करेंगे। सो कल हम लोग साथ ही में अपनी डेवलपर और क्रिएट करेंगे। सो सब अपने लैपटॉप लेके बैठना प्लीज, जिसके पास नहीं है थोड़ा जल्दी अरेंज कर लेना, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सो आप पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, अब हम लोगों का ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी, क्योंकि ये सब हमारा थियोरटिकल पोर्शन था, एंड अब आपके पास अपनी खुद की और होगी कल से, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप वहां पे आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि सेल्सफोर्स आपको कैसा एनवायरनमेंट देता है, कैसे वहां पे चीजें चल रही हैं। सो ये सारी चीजें कल से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, मैम मैंने आपको एक मैसेज भेजा है। ओके, जस्ट लेट मी चेक दैट। या श्योर मधुरा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके थैंक यू। तो मैम अगर प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा तो आई कैन कोप अप विद द रिकॉर्डिंग्स राइट? या श्योर, definitely you can. And if I find any doubt then I can ask like after the class on this timing around this hour 9 I'll be free that timing or Yeah, on Saturday, sure, you Sunday, can right? ask. Yeah, definitely. Yeah. Thank you. एंड Thank you so much. आगे से यार हम लोग जैसे आप लोगों को जब भी हम लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देंगे इवन, सो हाँ, हाँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद भी हम लोगों की जो नेक्स्ट क्लास होगी हम लोग पहले अपने ऑब्वियसली यार डाउट्स ही क्लियर करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो ऑन अ डिफरेंट टॉपिक जब तक हमारे पहले क्लियर नहीं हो जाते हैं। हाँ। ठीक है, सो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। Thank you. Ma'am, Yeah. ma'am, can we get notes from your side, or as per class we will means we are jot down the notes? देखिए ऑब्वियसली अगर मैं आपको थोड़े डिफरेंट टाइप के नोट्स आपको ऑब्वियसली दे सकती हूँ जो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगे, बट गाइस जो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ ये आपका जिस्ट है, जो कि आपको बहुत जगह से या बहुत नोट्स से भी पढ़ के नहीं मिलेगा। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने नोट्स खुद के लिखें जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज ये आपको देखो जो ये कंटेंट है जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, आप इसके अलावा कहीं और इधर उधर ठीक है आप देखोगे तो उसमें आपको ऑब्वियसली टाइम ही जाएगा। ये जो कंटेंट है एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट एंड क्रिस्प कंटेंट है। सो आप मेक श्योर कि आप अपना खुद का नोट्स बनाएं। ठीक है, जो भी नोट्स होंगे ऑब्वियसली आई विल प्रोवाइड दैट, बट अगर आप ये नोट्स बनाते हैं तो जब आप एडमिन खत्म कर लेंगे उसके बाद आप डेवलपमेंट पे जाएंगे तो उससे होगा क्या कि आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं, जिससे कि अगर हम लोग आगे बढ़ते जाए तो आप अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स ना भूलें। करेक्ट? Yes, ma'am. मैम और जो एग्जाम Ma'am, होती है one ना more question. यस या प्लीज Uh, गो अहेड। Can I? मोहित या आई थिंक मोहित ने भी या शिवाजी कैन यू प्लीज या स्टार्ट देन मैम ये जस्ट एक Yeah. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था जो हम्म। आपने अभी मुझे हमें सैंडबॉक्स बताया ना, जी तो इसका रिलेशन और ये जो लिमिट्स है वो एक्चुअली सेम है या फिर वो अलग अलग चीज है? थोड़ा वही नहीं, कंफ्यूजन चल रहा था हाँ दिमाग में। देखिए जो हम लोगों ने एडिशंस के बारे में पढ़ा है ना, एडिशंस जी। आपका
जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो लाइव चलेगा उसका है। बट जो ये सैंडबॉक्स है ना, ये जहाँ पे जस्ट आप जो टेस्टिंग करते हैं आप ओके हाँ, जो आपके सैंडबॉक्स हैं ये जस्ट आपके टेस्टिंग पर्पज से है, जहाँ पे आप टेस्ट करते हैं कि आपकी फंक्शनैलिटी एज एक्सपेक्टेड चल रही है या नहीं चल रही है। आप यहाँ पे डेवलप करते हैं अपनी कोई भी फंक्शनैलिटी एंड उसको टेस्ट करते हैं। बट जो हम लोगों ने एडिशन पढ़े हैं वो हम लोगों ने प्रोडक्शन के पढ़े हैं, यानी कि जो चीज हमारी लाइव चल रही है, जिसको एक्चुअल कस्टमर्स यूज करेंगे। ओके क्लियर है आपको ये? और मैम जो और लिमिट एक से वो अलग है, गवर्नर लिमिट से वो अलग है ना? यस, दोनों लिमिट्स अलग हैं। ओके हेलो तो मैम। वही या चीज़ है। या मोहित प्लीज। मैम एक्चुअली आपने सब कवर किया, मेरे को जस्ट पूछना था, आज के टाइम पे सब लाइटनिंग जो इन्वायरमेंट है, लाइटनिंग जो एक हिसाब से स्टाइल सेल्सफोर्स लाइटनिंग पे ही वर्क करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज है स्टिल लाइक पास में सेल्सफोर्स क्लासिक से अभी तक उभर नहीं पाई है। लाइक इट माइट बी लाइक अभी तो बोलते नहीं है, लेकिन इज इट वायबल टू हैव अ लुक ऑन सेल्सफोर्स क्लासिक? या डेफिनेटली हम लोग लाइट ऑब्वियसली हमारा जो मैक्सिमम काम रहेगा लाइटनिंग पे रहेगा, बट ऑब्वियसली क्लासिक में कैसे स्विच करते हैं हम लोग, कैसे क्लासिक में हम लोग काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, थैंक यू। या मधुरा प्लीज। यस मैम, मुझे थोड़ा पूछना था कि आफ्टर completion of this course or your tuition, will we be able to give that certification exam ना, मतलब जो कुछ पढ़ाते हैं उसके बेस पे we can crack examination, right मैम? देखिए मधुरा, आई विल सजेस्ट कि जो आपके सर्टिफिकेशन कोर्स सॉरी जो आपके सर्टिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं ना, सो वो आपको आपकी प्रैक्टिस मांगते हैं। ठीक है, ओके क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो थोड़े अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि आप जब थोड़ा काम कर लेंगे ना तो आपको बहुत और बेटर क्लैरिटी मिलती है क्वेश्चंस की। ठीक है, एंड जिनके क्वेश्चंस होते हैं हर रिलीज में चेंज होते हैं, जो मैंने 3 रिलीजेस की बात की है ना, तो यार जो इनके जो क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी इनके हर रिलीज में चेंज होते हैं। एंड सर्टिफिकेशन की अगर मैं बात करूं मधुरा, सो डोंट वरी अबाउट द सर्टिफिकेशन, क्योंकि देखो आज की डेट में आई नो सर्टिफिकेशन की काफी ज्यादा वैल्यू है, बट इफ यू होल्ड द सर्टिफिकेशन, ठीक है, आपने मैं आपको बोलती हूँ कि आप सपोज करो कि आपने सर्टिफिकेशन क्लियर कर लिया बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, सो आपके लिए वो उल्टा एक डिसएडवांटेज हो जाता है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई योर सर्टिफिकेशन, कि आप वहां पे सामने वाले बंदे को आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो कि मैंने ये सर्टिफिकेशन कर लिया बट ये मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। उसको समझ में आ जाएगा कि आपने सर्टिफिकेशन किसी जुगाड़ से क्लियर किया है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। एंड व्हेन यू हैव योर कॉन्सेप्ट्स एंड ये जो आपका बेस है वो बहुत अच्छे से बिल्ड होता है, तो देखो यार सर्टिफिकेशन मैटर करता है, बहुत थोड़ा करता है। सिर्फ आपका ये समझ लीजिए 5 से 10% आपका रोल प्ले करेगा सर्टिफिकेशन, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, सर्टिफिकेशन देखो यार, अगर आपको है मुझे करना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं जिससे किया जा सकता है, बट ऑब्वियसली आई विल सजेस्ट कि हाँ जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो, आप थोड़ा सेल्स फोर्स को टाइम देंगे तो उसके बाद ही आप सर्टिफिकेशन में जाएं, तो दैट मतलब उसमें आपको होगा कि हाँ राइट इन सब राइट, चीजों की जस्टिफाई मुझे कर नॉलेज सकते हैं। थी। यस, यू जी कैन जस्टिफाई योर सर्टिफिकेशन। जी जी मैम, थैंक यू सो मच। या नो प्रॉब्लम। यस अनमोल प्लीज। या मैम, लाइक आई हैव वन क्वेश्चन। जैसे आपने बोला था या कि कल से हम लोग लाइक प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, यस, तो मुझे चेक कर, मतलब आई जस्ट वांटेड टू नो कि मतलब जो प्रैक्टिकल रहेगा दैट इज फॉर लाइक डेवलपर के लिए रहेगा या फिर एडमिन के लिए रहेगा? ये हम पहले एडमिन से स्टार्ट करेंगे अनमोल। देखिए ऑब्वियसली कल की भी क्लास में ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना बेस ऑब्वियसली पहले थ्योरी ही क्लियर करनी पड़ती है, उससे हमारा बेस बनेगा, बट हम लोगों की जो डेवलपर ऑर्ग होगी, जो डेवलपर ऑर्ग से आप कंफ्यूज मत होइए, डेवलपर ऑर्ग एडमिन के लिए भी होती है, डेवलपर्स के लिए भी होती है, बट इसका डेवलपर ऑर्ग नाम इसलिए रखा गया है कि जो हम लोगों की प्रैक्टिस के लिए दिया है सेल्सफोर्स ने, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, आपको इसमें कुछ पे नहीं करना है। सो इसका नाम होता है कि डेवलपर ऑर्ग है, जो हम लोगों को हमारे प्रैक्टिस के लिए मिलती है। ठीक है, एंड हम लोग अपने एडमिन से ही स्टार्ट करेंगे।